हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के साथ। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का आज होगा लेक्चर नंबर 2। पहले ही लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने मैक्सिमम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया है, मोनोसेकेराइड्स तक कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक मोनोसेकेराइड्स अभी भी बाकी है। उससे ही हम लोग आज का लेक्चर शुरू करेंगे। चलो वो तो पहले, उसके बाद बाद में ही, तो एक थोड़ी देर बाद ही शुरू करेंगे। मैं पहले ही तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, तो पहले प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से तरीके से इस चैप्टर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है कि कैसे ये चैप्टर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब विटामिन वगैरह में ये डिवाइडेड है एंड कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे। तो पहला 2 लेक्चर जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट करने के लिए लगेगा हम लोगों को, तो उसका भी पहला लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग बिना किसी देरी के ये लेक्चर शुरू करते हैं, जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स का सेकेंड पार्ट, यानी बायोमोलिकुल्स का ही सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सो पहले ही एज अ रिवीजन हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, जहाँ जो मैंने अभी बोला वही बातें फिर से मैं एक बार तुम लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो ग्लूकोज है मतलब पहले तो हम लोगों ने, चलो ग्लूकोज तो बाद में देखा, पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सब कुछ देख लिया है, कैसे उनको मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मोनोसेकेराइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डाइसेकेराइड्स, ठीक है, ट्राइसेकेराइड्स एक्सेट्रा, जिसको एक साथ नाम दिया था ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉलीसेकेराइड्स में भी ये डिवाइड होता है। ठीक है, अभी क्या होगा उसमें से मोनोसेकेराइड्स में भी हम लोगों को दो मोनोसेकेराइड्स पढ़ना है, एक था ग्लूकोज, एक था फ्रुक्टोज। अभी ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बेसिक जो उसका फंक्शन होता है वो सब पढ़ लिया, प्रिपरेशन पढ़ लिया। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ओपन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, दोनों ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ओपन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों ही। तो ये जो ओपन स्ट्रक्चर कैसे आता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे आता है, किस रिएक्शन से हम लोग उसको मतलब जान सकते हैं, ये सब भी हम लोगों ने देख लिया है। उसका जो डायग्राम था, मतलब जो हैवर्ड स्ट्रक्चर था साइक्लिक में, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से तुम लोग रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 एक बार फिर से, मतलब लेक्चर नंबर 1 देख लेना, अगर देख लिया है तो अपने नोट से एक बार रिवाइज कर लेना। और इसी के साथ आज हम लोग फ्रुक्टोज की तरफ बढ़ेंगे, जो हम लोगों का एक मोनोसेकेराइड बाकी रह गया था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो, फ्रुक्टोज में सबसे पहले उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज का सेम ही होता है, वो होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 इज आवर केमिकल फॉर्मूला फॉर फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रखना फ्रुक्टोज एक नेचुरली ऑकरिंग कीटोहेक्सोस होता है, ये नेचुरली ऑकरिंग होता है, कीटोहेक्सोस होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का एल्डोहेक्सोस, ये है कीटोहेक्सोस, मतलब इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, फ्रूट्स में एंड हनी में मिलता है। ठीक है, एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लेवियो रोटेटरी डी माइनस फ्रुक्टोस इसका एक्चुअल नेम होता है, डी माइनस फ्रुक्टोस। अभी जैसे कि ग्लूकोज में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आता है, जो केमिकल रिएक्शन है वो सब भी हम लोगों ने देखा था। फ्रुक्टोज के लिए केमिकल रिएक्शंस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रुक्टोज में जो केमिकल रिएक्शंस है वो हम लोग मतलब ओमिट कर सकते हैं, वो हमारे स्टडी के स्कोप के बाहर है। ठीक है, सिर्फ हम लोग को स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सब जानने का मतलब जानना है, लेवियो रोटेटरी होता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये सब जानना है। तो फ्रुक्टोज होता है लेवियो रोटेटरी। ठीक है, इसका एक्चुअल में होता है डी माइनस फ्रुक्टोज। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अगेन इट कॉन्टेन्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, वो तो पता ही चल गया क्योंकि ये कीटोहेक्सोस है। ठीक है, इसमें कहाँ पे होता है, ये कार्बन नंबर 2 में होता है, और एक स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन हो सकता है। लेकिन उसके अलावा भी उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। तो चलो मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बाद में बात करता हूँ। पहले जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, वो तुम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग भी अपने अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। सो पहले आ जाता है CH2OH, फिर सेकेंड कार्बन में ये कार्बन नंबर 1, देन कार्बन नंबर 2 में एक कीटोनिक ग्रुप, फिर एक और कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ठीक है, फिर एक और कार्बन, इस साइड में अभी OH, इस साइड में अभी H, फिर एक और कार्बन, इस साइड में OH, इस साइड में H, एंड देन CH2OH। ठीक है, ये रहा हम लोगों का स्ट्रक्चर। अरे छोड़ो,
तो ये रहा हम लोगों का स्ट्रक्चर, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो मेरा यहाँ पे जगह थोड़ा कम था, लेकिन तुम लोग अच्छे से बना लेना। दिस इज आवर डी माइनस फ्रुक्टोस, दिस इज आवर डी माइनस फ्रुक्टोस। ठीक है, चलेगा। अभी हम लोग साइक्लिक मेंबर के ऊपर जाएंगे। साइक्लिक मेंबर के ऊपर कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो हम लोगों को साइक्लिक मेंबर में हेमी एसिटल फॉर्म देखना है। हेमी एसिटल रिंग कैसा बनता है? एक ओ कॉमन हो जाता है, एक ओ कॉमन हो जाता है। ठीक है, कौन सा ओ कॉमन हो जाएगा? अगेन फिफ्थ नंबर में, 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर कार्बन का जो ऑक्सीजन है ये वाला कॉमन हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। जैसे पहले क्या था हमारे पास, H2OH, फिर कार्बन डबल बॉन्डेड O, फिर HOH, HOH, HOH एंड CH2OH। अभी मैंने क्या बोला, ये जो ऑक्सीजन है ये रिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया मतलब कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा। एक्चुअली में ये, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं इसको भी इधर ही लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा COH। ठीक है, ये बन जाएगा COH। ये डबल बॉन्डेड O जो है ये इस H को ले लेगा, तो ये OH बन गया। ठीक है, ये H को वो ले लेगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली रिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर देगा। वो डायरेक्टली रिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट कर दिया। मेरे पास यहाँ पे क्या था, OH था, तो ये H तो यहाँ पे चला गया, और जो ऑक्सीजन है ये रिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करने लग गया। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास क्या था, मेरे पास था CH2OH था, तो यहाँ पे लिख दूंगा CH2OH। ठीक है, CH2OH था, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर, दिस इज द अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोस, अल्फा डी नेगेटिव फ्रुक्टोस। और उसका बीटा फॉर्म भी होगा। बीटा फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये राइट साइड में आ जाएगा। सो इन दोनों को अगर चेंज कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, HOC, CH2OH, फिर HOH, HOH, H, यहाँ पे डायरेक्ट रिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, सॉरी मैंने O के लिए जगह ही नहीं छोड़ा, यहाँ पे O आ गया, and then CH2OH. So this becomes beta D negative fructose. This becomes beta D negative fructose. ये हम लोगों का हेमी एसिटल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अभी जो हेवर्ट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? हेवर्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो फ्यूरेन के ऊपर होगा। जैसे ग्लूकोज का क्या था, पायरेन के ऊपर था, फ्रुक्टोज का आएगा फ्यूरेन के ऊपर। अभी फ्यूरेन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ग्लूकोज का कैसा था, ग्लूकोज का था 6 मेंबर्ड रिंग, ऐसा एक रिंग था जिसका हम लोगों ने नाम दिया था क्या, पाइरेन, जिसका नाम था पाइरेन, इसलिए ग्लूकोपाइरेनोस बोलते थे ग्लूकोज को। अभी जो हम लोगों का फ्रुक्टोज के केस में होगा वो होगा एक 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये एक 5 मेंबर रिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज फ्यूरेन। सो जो हेवर्ट स्ट्रक्चर होगा वो इसी के ऊपर बेस करके होगा। हेवर्ट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज कुछ ऐसा आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर सीरियली जाएंगे, CH2OH, OH, फिर अगर लेफ्ट है तो अप, राइट है तो डाउन, OHH, HOH, H, सॉरी, H, फिर CH2OH, नहीं इधर मैं लिख देता हूँ CH2OH, ऐसा आ जाएगा। दिस इज आवर अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज ये हो गया। एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज कैसा आ जाएगा, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। कौन से ग्रुप का, सिर्फ ये ग्रुप का जो फर्स्ट वाला C1 कार्बन में है। ठीक है, ये जो C1 कार्बन है, C1 कार्बन है, इसमें ही चेंज हो रहा है ना, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड आ गया, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड में चला गया, तो बीटा नेगेटिव में भी ये सिर्फ ऊपर नीचे का चेंज हो जाएगा। ये OH ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे चला जाएगा, फिर OHH, फिर HOH,
एंड HOH2C एंड यहाँ पे H, यहाँ पे O. दिस इज अवर बीटा डी नेगेटिव फ्रुक्टोस. ठीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही स्ट्रक्चर, दीज आर द हैवर्ट स्ट्रक्चर्स, दीज आर द हैवर्ट स्ट्रक्चर्स. दोनों ही हैवर्ट स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों को ही प्रैक्टिस करके जाना है. सिर्फ फ्रुक्टोज का नहीं, ग्लूकोज का भी जो पायरेनोस स्ट्रक्चर होता है वो भी इंपॉर्टेंट है. इसको मैं फ्रुक्टोज नहीं लिख के फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी लिख सकता हूँ. फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज भी लिख सकता हूँ, जैसे बुक में दिया हुआ है. तुम लोग अगर बुक में चेक करोगे, दिस इज गिवन एज फ्रुक्टोफ्यूरानोज. ठीक है, सो फ्रुक्टोफ्यूरानोस भी इसका मतलब हो सकता है. फ्रुक्टोफ्यूरानोस हम लोग लिख सकते हैं इसको. फ्रुक्टोज भी लिख सकते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोस भी लिख सकते हैं. क्यों फ्रुक्टोफ्यूरानोस लिखेंगे? क्योंकि ये फ्यूरन के जो स्ट्रक्चर होता है, फ्यूरन का स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर ही बेसिस करके होता है इसका हैवा स्ट्रक्चर, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं. ये जो दो एनोमर्स है, दीज आर द टू एनोमर्स. दो एनोमर्स का जो हैवा स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना, सीख लेना, क्योंकि ये तुम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, चलो ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स के ऊपर. अभी डाइसैकेराइड्स होता क्या है? डाइसैकेराइड्स वो है, मतलब डाइसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद दो मोनोसैकेराइड्स निकलता है. ठीक है, इसके ऊपर भी ट्राइसैकेराइड्स वगैरह है, बट हम लोगों के स्कोप से बाहर है. हम लोग डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, फिर डायरेक्टली जम करके पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ज्यादा कंटेंट नहीं होता है इस चैप्टर में से. ठीक है, डाइसैकेराइड्स में क्या होता है? डाइसैकेराइड्स यील्ड टू मोनोसैकेराइड्स व्हेन, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद. ठीक है, तो दो मोनोसैकेराइड्स रहता है, दोनों को ज्वाइन करता है एक ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज. ठीक है, अभी ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज क्या होता है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, व्हिच इज एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. मतलब क्या होता है, मैं जब डायग्राम दिखाऊंगा तुम लोगों को पता चल जाएगा. दैट बिकम्स एक्चुअली ए COC बॉन्ड. ठीक है, ऑक्सीजन ही हेल्ड करके रखता है, ऑक्सीजन ही एक ब्रिज की तरह काम करता है दो कार्बन एटम्स को ज्वाइन करने के लिए, दो कार्बन रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो तुम लोग को और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. लेकिन ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज का डेफिनेशन याद रखना, इट इज एन ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अगर डायरेक्टली तुम लोगों को किसी किसी स्टेट बोर्ड में एग्जाम में आ भी जाता है व्हाट इज ए ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, सो दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, याद रहेगा. अभी डाइसैकेराइड्स में हम लोगों को तीन पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है, मेल्टोज पढ़ना है एंड लैक्टोज पढ़ना है. तो एक एक करके पढ़ेंगे, जहाँ पे जैसे कि इस स्लाइड में तुम लोग देख सकते हो कि सुक्रोज का मैंने यहाँ पे रख दिया है. तो सुक्रोज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले वो देख लेते हैं. तो लिखा हुआ है सुक्रोज, बहुत ही कॉमन है हम लोगों के घर का जो शक्कर होता है जिसको ही हम लोग सुक्रोज बोलते हैं. सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है. ठीक है, अच्छा. फिर डाइसैकेराइड है तो मतलब हाइड्रोलाइसिस करने के बाद दो मोनोसैकेराइड बनेगा. तो क्या क्या बनेगा देखो, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स ए इक्विमोलर मिक्सचर, इक्वल ये मिक्सचर देगा, D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज, मतलब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का एक मिक्सचर देगा, इक्विमिलर मिक्सचर देगा. ठीक है, शुगर सुक्रोज जो हम लोगों का घर में जो शुगर मिलता है, शक्कर मिलता है, वो जब हाइड्रोलाइसिस करता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इज गिवन इक्वल अमाउंट्स में. ठीक है, अभी जो ग्लाइकोसाइटिक लिंक है जो मतलब COC लिंकेज होता है, वो बिटवीन होता है C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज. It is called invert sugar because hydrolysis changes its optical rotation from dextro to levio. Dextro to levio में ये चेंज हो जाता है. ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे नोट में एक चीज याद रखना, मैं डायग्राम पहले थोड़ी देर बाद लिखता हूँ. अगर कुछ मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, तो सुक्रोज एज अ होल इज, याद रखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सुक्रोज एज अ होल इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ठीक है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लेवियोरोटेटरी आता है. मतलब सुक्रोज अगर जब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा सुक्रोज का, तब क्या मिलेगा मुझे? एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा प्लस एक लेवियोरोटेटरी फ्रुक्टोस मिलेगा. ठीक है, ये दो चीजें मिलेगा. लेकिन सुक्रोज एज अ होल अगर क्वेश्चन आ जाए
सिर्फ पूछ ले कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवियोरोटेटरी, तो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन वो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो दो मोनोसेकेराइड्स देगा वो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी एक लेवियोरोटेटरी है। ठीक है, अभी लेवियोरोटेटरी फ्रुक्टोज का डिग्री भी याद रखना, डिग्री इज -92.4 डिग्री। ठीक है, एंड ग्लूकोज का होता है +52.5 डिग्री। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए प्लस, लेवियो रोटेटरी है मतलब लेफ्ट बेंडिंग, सो इसलिए माइनस। ठीक है, याद रहेगा। अभी जब क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होता है तब जब दोनों को अगर तुम प्लस माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। सो हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर पूछता है तो डेक्स्ट्रो से क्या बन जाएगा, लेवियो बन जाएगा। मतलब अगर पूछ देगा कि ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस फ्रॉम व्हाट, तो याद रखना हाइड्रोलाइसिस के बाद सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवियो रोटेटरी बन जाता है। हाइड्रोलाइसिस के बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवियो रोटेटरी बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि उसमें दो चीज रहता है। अगेन मैं समझा रहा हूँ, सुक्रोज जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब दो चीजें बनता है, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है जिसका वैल्यू है +52.5, और एक लेवियो रोटेटरी फ्रुक्टोज है जिसका वैल्यू है -92.4। जब इन दोनों को प्लस करोगे मतलब ऐड करोगे तब देखना कि तुम्हारा वैल्यू माइनस में आ जाएगा, मतलब वो लेवियो रोटेटरी बन गया। नेगेटिव मतलब लेवियो रोटेटरी बन गया। तो नॉर्मली क्या होता है, वो सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस से पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद दो चीजें बनता है, बट एज अ होल वो लेवियो रोटेटरी बन गया, क्योंकि एज अ होल इन दोनों को प्लस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, लेवियो रोटेटरी बन गया। इसीलिए इसका नाम होता है इन्वर्ट शुगर, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस से पहले ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद ये लेवियो रोटेटरी में चेंज हो जाता है, बिकॉज इट चेंजेस इज ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो। समझ आया अभी कैसा होता है। अभी चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो जैसा कि मैंने बोला ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, सो ग्लूकोज का मैं हैवर स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओ के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, ऑक्सीजन के लिए जगह चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा CH2OH, H, H, OH, फिर OH, OH एंड C1 से ही H, जो मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो C1 से, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इट बिकम्स विद द C2 ऑफ, ठीक है, CH2OH, या ये C1 बन गया, ये C2 बन गया, ये डॉट। तो C2 के साथ ये लिंकेज बनाता है, H, CH2OH, HOH and HOH। ठीक है, सो दिस इज आवर अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज आवर बीटा डी फ्रुक्टोज, एंड ये जो रहा है, ये जो है, ये ऑक्सीजन के साथ जो लिंकेज है, दिस इज आवर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दिस इज आवर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रहेगा, दिस इज नथिंग बट सुक्रोज। सुक्रोज ऐसा होता है, सुक्रोज का ये डायग्राम होता है, दो मोनोसेकेराइड्स होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट जो हम लोगों का डाइसेकेराइड्स हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है मेल्टोस। मेल्टोस क्या होता है, मेल्टोस एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब इसका फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, समझ आ गया। composed of two alpha D glucose units. The linkage is between C1 of first glucose and C4 of second glucose. दो ही, मतलब मेल्टोस को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब मुझे क्या मिलता है, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स मिलता है। सो मेल्टोस का स्ट्रक्चर देखते हैं, मेल्टोस का स्ट्रक्चर, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज है तो अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा। ठीक है, यहाँ पे CH2OH दे देता हूँ, यहाँ पे H दे देता हूँ, यहाँ पे OH दे देता हूँ, यहाँ पे HOH दे देता हूँ, यहाँ पे फिर से HOH दे देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी CH2OH H दे देता हूँ, फिर OH H दे देता हूँ, HOH दे देता हूँ, C1 को मैं खाली छोड़ रहा हूँ, HOH। सो दिस इज अवर C1। C1 के साथ, C1 में H होगा एक्चुअली, नॉट, सॉरी, C1 में एक्चुअली
यहाँ पे है H, ठीक है, H है, सो ऑक्सीजन एंड अगेन हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ग्लूकोसाइड एक लिंकेज आ गया। सो C1 कार्बन ऑफ दिस ग्लूकोज विथ C4 कार्बन, क्योंकि ये 1 2 3 एंड इस कार्बन को हम लोग 4 पकड़ रहे हैं, तो C4 कार्बन के साथ हो गया। सो दिस इज नथिंग बट मेल्टोस, जहाँ पे दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, ठीक है। समझ आ रहा है? सिंपल सिंपल सा चीज है, यहाँ से बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर आ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा कार्बन के साथ लिंकेज है, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा यूनिट्स मिलता है, मतलब कौन सा मोनोसेकेराइड्स मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डाइसेकेराइड्स की ओर तरफ जाते हैं, जो कि है लैक्टोस। लैक्टोस यानी मिल्क शुगर, मतलब क्यों इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये मिल्क में ही ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये जो डाइसेकेराइड है ये मिल्क में ही पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मिल्क में ही पाया जाता है लैक्टोस, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक बीटा डी गैलेक्टोस होता है और एक बीटा डी ग्लूकोस होता है, बीटा डी गैलेक्टोस एंड एक बीटा डी ग्लूकोस होता है, ठीक है। ओ यहाँ पे और एक चीज, ये एक रेड्यूसिंग शुगर होता है, रेड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि C1 ग्रुप में, ये जो C1 ग्रुप होता है वहाँ पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे, क्योंकि अभी तक तुम लोगों ने गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर नहीं देखा है। तो गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर ग्लूकोज की तरह ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है वो, ठीक है। ये आ जाएगा CH2H H4H, फिर OH फिर HOH, ठीक है। देख रहे हो। फिर नेक्स्ट और एक ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। दिखने में दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब उसके बॉन्डिंग, मतलब उसको फ्री वे में तुम लोग देखोगे, बट यहाँ पे क्योंकि लिंकेज है तो लिंकेज में वो सेम ही नजर आएगा, लिंकेज में वो सेम ही नजर आएगा, CH2OH और यहाँ पे H। अभी लिंकेज कैसा है, लिंकेज है नीचे में इस बार हाइड्रोजन और इसका ऊपर में हाइड्रोजन, ठीक है। और जो बॉन्डिंग है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ जिगजैग वे में बॉन्डिंग है, वो कुछ जो यहाँ पे ऊपर का कार्बन है उसके साथ O, फिर जो यहाँ पे नीचे का कार्बन है उसके साथ मतलब O, ठीक है। ऊपर का कार्बन नीचे के कार्बन के साथ ऐसा जिगजैग वे में इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। दिस इज नथिंग बट लैक्टोस, याद रखना। इसका जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, ऑन जो यूनिट्स है, मतलब बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज, जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स है, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाइसेकेराइड्स यही तक खत्म होता है। डाइसेकेराइड्स बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, डाइसेकेराइड से क्वेश्चन भी बहुत ही कम आता है, आता भी है तो सिर्फ वो हाइड्रोलाइसिस वाला ही पूछेगा कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या आता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हम लोगों का पॉलीसेकेराइड्स। अभी पॉलीसेकेराइड्स के बारे में हम लोगों को सबसे पहला चीज क्या पता है कि पॉलीसेकेराइड्स आर नथिंग बट लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। बहुत सारा मोनोसेकेराइड अगर एक ही साथ जुड़ा हुआ रहेगा, लिंकेज रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि वो पॉलीसेकेराइड्स है। अभी एक चीज याद रखना, जो लिंकेज होता है वो क्या लिंकेज होता है, इट इज होल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। वही फिर से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स में कोई भी लिंकेज अगर होगा, जितना भी बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स हो क्यों ना जाए, वहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। सो एक एक करके हम लोग दो तीन पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्टार्च पढ़ेंगे, सेलुलोज पढ़ेंगे एंड ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन पढ़ेंगे। चलो अभी सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉलीसेकेराइड्स का एक फंक्शन पढ़ लेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, किस चीज के लिए उसका इंपॉर्टेंट होता है। दे एक्ट एज फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल, ये सबसे पहला चीज है। जैसे कि सेलुलोज जो हो गया, जैसे कि स्टार्च जो मैंने बोल दिया, स्टार्च तो हो गया फूड स्टोरेज के लिए, सेलुलोज जो है वो है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एक प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेलुलोज इज इंपॉर्टेंट। सो ऐसे ही सेलुलोज या स्टार्च ही बोल लो, या जो भी पॉलीसेकेराइड्स है, वो आइदर दे कैन बी यूज्ड एज फूड स्टोरेज, कि फूड को बहुत लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये एक चीज। और दूसरा स्ट्रक्चरल मटेरियल के हिसाब से यूज हो सकता है, कि उसका वाल्स, उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कैसे बढ़ सकता है एक प्लांट का, वहां पे यूज होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलीसेकेराइड्स आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लांट से ही डिराइव होता है। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स, ठीक है। सो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग स्टार्च के ऊपर। स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है ये मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स, ठीक है।
और एक इम्पोर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमंस, हम लोगों को भी स्टार्च की जरूरत है हम लोगों के खाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी केमिकली अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज अ पॉलीमर, मतलब बहुत लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कॉन्सिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट। अभी जो स्टार्च है उसमें भी ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज से ही बना हुआ है, लेकिन ये ग्लूकोज भी दो तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दो तरीके से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट वे ऑफ जुड़ने के वजह से दो अलग अलग कंपोनेंट्स बन गया। एक कंपोनेंट का नाम आ गया एमाइलोस, एक कंपोनेंट का नाम आ गया एमाइलोपेक्टिन, जो कि मैंने नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे एमाइलोस, यहाँ पे मैंने एमाइलोपेक्टिन वाला चीज रखा था, ठीक है। चलो एमाइलोज मैंने यहाँ पे भी है मेरे पास, यहाँ पे एमाइलोज क्या होता है, एमाइलोज होता है वाटर सोल्यूबल, सबसे पहले ये वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ पे अनब्रांच चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज, जहाँ पे देख सकते हो ग्लूकोज 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 यहाँ से सीरियली है, ठीक है। कितना होता है, 200 से 1000 तक अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स रहता है, स्ट्रेट चेन में रहता है। स्ट्रेट चेन में रहना मतलब C1 से C4 में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, ठीक है। और स्टार्च में 15 to 20% ही रहता है, मतलब थोड़ा कम रहता है। कितना रहता है, ओनली 15 to 20%। एंड 15 to 20% में जो एमाइलोज का स्ट्रक्चर होता है वहां पे एटलीस्ट 200 से 1000 तक या ऐसा यूनिट्स हो सकता है। सो दीज आर द फैक्ट जो कि तुम लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एमाइलोज का अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाऊं तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। यहाँ पे हर C1 के साथ C4 का जुड़ा हुआ है, C1 के साथ C4 जुड़ा हुआ है, C1 के साथ C4 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक सिंबल का मतलब है और भी है, इधर भी और भी है। सो मिडिल में कुछ एक यूनिट दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो अल्फा लिंक है, दिस इज नथिंग बट द ग्लूकोसाइटिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज जो होता है। सो दिस इज द अल्फा लिंक जो हम लोगों ने बोला था, सिंपल सा चीज है। एमाइलोज इज वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज का ही यूनिट्स है जो हेल्ड टुगेदर है। अभी तुम लोगों को ये चीज मतलब मन में आएगा कि क्या हम लोगों को इसका भी स्ट्रक्चर याद करके जाना है या प्रैक्टिस करके जाना है, लर्न करना है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में आता है। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर ऑल दिस। पॉलीसेकेराइड्स का डायरेक्टली तुम लोगों को स्ट्रक्चर नहीं आता है, जनरली जनरली नहीं आता। अभी किसी किसी रेयर केसेस में आ भी सकता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में ये सब सेट नहीं होता, ठीक है। तो एमाइलोज का ये हो गया। एमाइलोज कितना होता है, 15 to 20%। चलो अभी एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इंसोल्यूबल होता है, ठीक है। वाटर इंसोल्यूबल होता है क्यों, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग होता है, ब्रांच पॉलीमर, ठीक है। सो ये 80 to 85% ऑफ स्टार्च होता है। यहाँ पे भी C1 C4 है, लेकिन मेन जो चेन लिंकेज है उसके साथ C1 C6 का ब्रांचिंग भी है। मतलब यहाँ पे भी C1 C4 है, एमाइलोज की तरह C1 to C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, लेकिन उसके साथ ब्रांचिंग भी है। देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे C1 C4, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो C1 C4 है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे फिर से C1 to C6 C6, दिस इज द C6, C1 C6 में ब्रांचिंग भी है। फिर यहाँ पे देखो कि ये एमाइलोज जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो। सो यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, फिर यहाँ पे भी किसी के साथ एक ब्रांचिंग हो सकता है। सो ब्रांच भी है एंड नॉर्मल स्ट्रेट लाइन भी है। यहाँ पे दो लिंकेज है, C1 C4 है एंड C1 C6 है। ये सब चीजें ध्यान में रखना, दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट जहां से एमसीक्यूज बनता है, जिसको तुमको अगर कोई बोर्ड क्वेश्चन भी आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, ये सब चीजें तुम लोगों को मेंशन करना है ताकि तुम लोगों का मार्क्स कैरी हो सके, ठीक है, याद रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का भी डायग्राम है, सेलुलोज का डायग्राम पहले बाद में देखेंगे, अभी पहले देख लेते हैं कि सेलुलोज के बारे में क्या है। सेलुलोज इज द मोस्ट abundant ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट, ये सिर्फ अभी नहीं, तुम लोगों को हर जगह पे हर किसी चीज में ये सब याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सो सेलुलोज का क्या है, एक्सक्लूसिवली प्लांट्स में ही मिलता है, मोस्ट abundant ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम में, होल ऑफ द प्लांट किंगडम में यही मोस्ट abundant ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये किस चीज में यूज होता है, प्लांट सेल वॉल्स में यूज होता है, प्लांट सेल वॉल्स में सेलुलोज का बना होता है। ये तो हम लोगों ने चलो फिर भी छोटे थकते ही, मतलब हम लोग बच्चे तकते ही हम लोगों ने ये सब सीख लिया, ठीक है, हम लोगों के क्लास में था ऑलरेडी, या फिर बायोलॉजी में है अभी भी ऑलरेडी। लेकिन इसमें केमिस्ट्री का पार्ट क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले इसका स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है, सिंपल है, स्ट्रेट चेन है। पॉलीसेकेराइड है किसका, बीटा डी ग्लूकोज का होता है। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होल्ड बाय C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
फिर से अगेन C1 टू C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगा, बीटा डी ग्लूकोज का होगा, अल्फा डी ग्लूकोज नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। दिस इज अवर बीटा डी ग्लूकोज। C1 से C4 का स्ट्रक्चर, C1 से फिर से C4 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दिस आर द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों यहाँ पे बीटा लिंक्स है एंड सपोज यहाँ पे जब एमाइलोस हम लोगों ने पढ़ा था तब अल्फा लिंक लिखा था, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा ग्लूकोज है, यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा डी ग्लूकोज यूज किया था, और यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, बीटा डी ग्लूकोज, इसलिए इसका नाम होता है बीटा लिंक्स। इवन दो ये अल्फा लिंक्स हो या बीटा लिंक्स हो, ये तो है ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज ही, ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बीटा ग्लूकोज का यूज हो रहा है इसलिए बीटा लिंक्स हम लोगों ने उसका नाम दे दिया। ठीक है, अभी सेलुलोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, C1 टू C4 होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कहाँ से कहाँ का लिंकेज होता है, कौन सा लिंकेज होता है और कौन सा मोनोसेकेराइड यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अभी हम लोग ग्लाइकोजेन पढ़ेंगे। ग्लाइकोजेन क्या होता है, ग्लाइकोजेन होता है एनिमल स्टार्च, एनिमल का स्टार्च। प्लांट का स्टार्च कौन सा है, स्टार्च, जो नॉर्मली स्टार्च है वो किसके लिए काम आता है, वो फूड स्टोरेज के लिए काम आता है। हम लोग का एनिमल का फूड स्टोरेज के लिए कहाँ पे काम आता है, ग्लाइकोजेन। ठीक है, ये एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल के बॉडी में, जहाँ किस कहाँ पे मिलता है, लिवर में, मसल्स में, ब्रेन में मिलता है। हम लोगों के लिए फूड स्टोर करके रखता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रांच होता है। जो एमाइलोपेक्टिन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये जो एमाइलोपेक्टिन है इसके तरह ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रांच होता है। लेकिन इससे क्या चीज तुम लोगों को समझ में आया, क्या चीज समझ में आया जो यहाँ पे नहीं है डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, क्या कि इसमें भी लिंकेज होगा C1 C4 एंड C1 C6, लेकिन हाईली ब्रांच्ड है, तो मतलब C1 C6 बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, याद रहेगा, C1 C6 विल बी मोर देयर। ठीक है, अच्छा, लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में, ब्रेन में, पता है तुम लोगों को। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, सपोज ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज से अभी अगर मुझे, हाँ ये तो स्टोर करके रखा है कार्बोहाइड्रेट्स को, अभी मुझे चाहिए स्टोरेज से, मुझे अभी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, जब भी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, व्हेन बॉडी नीड्स ग्लूकोज, ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में बाय द एक्शन ऑफ सम एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स। एंड और एक चीज नोट रखना कि ये तो सिर्फ एनिमल के बॉडी में ही मिलता है ऐसा नहीं है, और एक जगह पे भी मिलता है, ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई, यीस्ट एंड फंगाई में भी ग्लाइकोजन मिलता है, वहां पे भी फूड स्टोरेज का ही काम करता है। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन यीस्ट एंड फंगाई, लेकिन स्मॉल क्वांटिटीज में, मेनली इट इज प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। ठीक है, एनिमल बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, हम लोगों के शरीर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक होगा पॉलीसेकेराइड्स की कहानी। अभी हम लोग जाएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। ठीक है, मतलब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए क्यों, तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, देख लो, इजी है, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। देखो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, क्यों, क्योंकि ये मेजर एनर्जी सोर्सेस है। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जाम्पल भी है, जो हनी है वो एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स था आयुर्वेदिक मेडिसिन में। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में हनी को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोलते हैं। आयुर्वेदिक जो वेद्स रहते हैं, वैद ऋषि जो होता है, वो लोग क्या बोलते थे कि हनी जो होता है वो एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जैसे कि स्टार्च होता है प्लांट्स में, ग्लाइकोजन होता है एनिमल्स में, अभी अभी हम लोगों ने सीखा। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चरल मटेरियल्स की तरह भी काम कर सकता है, कैसे, कैसे सेलुलोज जो होता है वो बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल्स में, जो हम लोग फर्नीचर बनाते हैं उसका वुड जो बनता है वो भी सेलुलोज का ही बनता है, पेपर जो होता है वो भी सेलुलोज का, वो सब डिराइव होता है जो हम लोग के प्लांट के बॉडी से, वो भी बनता है कार्बोहाइड्रेट से ही। ठीक है, सो वुड फॉर फर्नीचर, कॉटन फाइबर फॉर क्लोथिंग, पेपर फॉर राइटिंग, दीज आर ऑल डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। वही नेक्स्ट पॉइंट में है, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, क्योंकि कपड़ा बनाने में यूज होता है, पेपर्स बनाने में, लेक्टर्स बनाने में यूज होता है, एंड ब्रूअरीज, ब्रूअरीज मतलब जहां से हम लोग वो कमर्शियल अल्कोहल्स वगैरह बनता है, उस ब्रूअरीज में भी कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर ही बैक्टीरिया मतलब फीड करके, डाइजेस्ट करके वो वाइन, अल्कोहल्स वगैरह बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि डी राइबोस एंड D2 डीऑक्सी डी राइबोस, ये न्यूक्लिक एसिड्स का कंपोनेंट है, मतलब आरएनए एंड डीएनए का
कंपोनेंट्स होता जो है वो भी एक शुगर बैकबोन के ऊपर ही होता है, एक कार्बोहाइड्रेट बैकबोन के ऊपर ही होता है, जिसका नाम होता है राइबोस और नॉर्मल डीऑक्सीराइबोस एंड 2-डीऑक्सीराइबोस भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों का जो बेसिक डीएनए आरएनए है उसमें भी चाहिए, हम लोगों की इंडस्ट्रीज में भी चाहिए, हम लोगों के स्टोरेज के लिए भी चाहिए, स्ट्रक्चरल के लिए भी चाहिए, एंड एनर्जी सोर्स के हिसाब से भी यूज होता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए, हमारे लाइफ को अच्छे से जीने के लिए बहुत जरूरी है। कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड जो हम लोग पढ़ेंगे, कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, न्यूक्लिक एसिड्स हो, जो भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों के नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो ये हम लोग अपने बॉडी के केमिस्ट्री को ही पढ़ रहे हैं। समझ में आया? इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स वाला सेक्शन खत्म होता है एंड आज का लेक्चर भी खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 बायोमोलिक्यूल्स का यही हम लोग खत्म कर देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, एक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी मदद हो सके, एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी लेक्चर नंबर 3 नेक्स्ट वीक जब आ जाए, अपलोड हो जाए, तब तुम लोग सबसे पहले देख सको और अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोटीन्स के ऊपर देखेंगे, प्रोटीन्स के ऊपर पढ़ेंगे, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, जो प्रोटीन का मेन मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, उसके ऊपर हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे, बहुत सारा उसका केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ और एक चीज याद रखना, एक छोटा सा कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, अगर बुरा लगा हो तो भी कमेंट कर देना, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो भी कमेंट कर देना। एंड उसी के साथ साथ अगर तुम्हारी यूट्यूब ऐप में हाइप वाला ऑप्शन है, स्टार का ऑप्शन है, तो उसको भी देके तुम लोग इस वीडियो को और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो ताकि उनका भी मदद हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छा एजुकेशन क्वालिटी, हम लोग प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग भी अगर किसी तक पहुंच नहीं पाए तो तुम लोग अपना हाइप वाला बटन, जो कि फ्री ही होता है, फ्री में हाइप करके उन तक पहुंच पाते हो। ठीक है, सो प्लीज हमारे इस इनिशिएटिव में जुड़िए, हम लोगों को और भी बच्चों तक पहुंचने का मौका कर दीजिए। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तुम लोगों को ये वीडियो समझ आया है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स का खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा चीजें अभी तुम लोगों को लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो तुम लोग, मैं आशा करता हूँ तुम लोग कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम लोगों का, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों का क्लियर हो चुका है। इस वीडियो का जो लेक्चर स्लाइड्स है वो तुम लोगों को, लेक्चर स्लाइड जो है वो तुम लोगों को डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे लेक्चर स्लाइड्स तुम लोगों को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा नोट्स या फिर पीवाईक्यूज अगर मुझे या फिर क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो मैं भी वहाँ पे ही टेलीग्राम चैनल में ही देता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तब तक तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रिवीजन करते रहो, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दो। मैं मिल रहा हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बाय बाय।